नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो भारत की सैन्य ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि अब दुनिया भारत की इस सैन्य क्षमता से थर्राने वाली है। दरअसल भारत की तरफ से स्वदेश में ही विकसित सतह से सतह तक मार करने वाला और परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण के साथ ही भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के सुपर एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है। पूरी दुनिया में भारत की इस वक्त शक्ति की चर्चा हो रही है। शक्ति संपन्न होता जा रहा है भारत और सबसे ज्यादा हाहाकार मचा है चीन और पाकिस्तान में। किस तरीके से सैन्य क्षमता बढ़ रही है, कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ नए पहलू, क्या कुछ नए रिश्ते होंगे, हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। अपनी ताकत की शेखी बघारने वाला चीन और दुश्मन पाक भारत की ताकत से सहम गए हैं और इसकी वजह है अग्नि 5 मिसाइल, जिसे भारत ने बरसों की मेहनत से मुश्किल वक्त के लिए तैयार किया है। अग्नि 5 मिसाइल को परमाणु पनडुब्बी से भी दागा जा सकेगा। भारत की सबसे लंबी रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सोमवार को ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से टेस्ट किया गया। लगभग 6000 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 की जद में पाकिस्तान, चीन और यूरोप समेत आधी दुनिया है। ICBM यानी भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला 5वां देश है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास पहले से ही ये मिसाइल है। ये मिसाइल भारत के लिए कई मायनों में खास है। ये मिसाइल सिर्फ प्रधानमंत्री के आदेश के बाद ही छोड़ी जा सकती है। इस मिसाइल पर करीब 50 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये मिसाइल न सिर्फ पाकिस्तान की ताकत का जवाब होगी बल्कि चीन को भी घेरेगी। अग्नि मिसाइलों का डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत साल 1983 में शुरू हुआ था। मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की देखरेख में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। जाहिर सी बात है कि ये देश की सुरक्षा को कई गुना तक बढ़ा सकेगी। अग्नि 5 भारत को आंख दिखाने वाले देशों के लिए एक साफ संदेश है कि अगर भारत को आंख दिखाई गई तो उन देशों का नाम खाक में मिलाने की ताकत रखता है भारत। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्वेता चंदन, सुदर्शन न्यूज। तो भारत अब उन दुश्मनों को आंख दिखाने ही नहीं, उनकी आंख निकालने की क्षमता रखता है जो सीधे तौर पर भारत को चैलेंज करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारत की धमक और चमक बढ़ती जा रही है, स्वाभाविक है कि भारत के दुश्मन अब थर्राने वाले हैं। चलिए, दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। BD साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं आप तीनों की फर्स्ट कमेंट के साथ शुरुआत करूं। शुरुआत में BK खन्ना साहब के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि सीधे तौर पर खन्ना साहब, अगर देखा जाए तो अग्नि 5 के परीक्षण को लेकर सपना बहुत पुराना था, आज वो सपना भी पूरा हुआ, सफल परीक्षण भी हुआ। किन किन मायनों में ये खास है हमारे लिए, अगर मैं आपके शब्दों में जानना चाहूं तो? ये अग्नि 5 का जो परीक्षण हुआ है और ये सक्सेसफुल करने के लिए चौथा था, तो कंफर्मेशन करने चाहते थे कि ये होएगा या नहीं, क्योंकि ICBM में थोड़ा सा अलग हटके होता है, IIBM के अंदर और शॉर्ट रेंज के अंदर है। तो इसके अंदर जो है पहले 2012 के अंदर किया, फिर 2013 के अंदर किया, फिर 2015 के अंदर किया, और अभी जो है चौथा जो टेस्ट है, ये चौथा टेस्ट कंफर्मेशन होने के बाद में अभी इंडक्शन है इसके अंदर शुरू हो जाएगी। नो, इसकी कैपेबिलिटी जो है 6000 किलोमीटर तक है, पर अभी जो परीक्षण के अंदर जिन्होंने किया है वो 5500 से लेकर वेरिएंट 5800 तक जा सकता है। और वो साथ ही साथ के अंदर जो है अपने साथ 1000 किलो का अपने साथ के अंदर जो है हाई एक्सप्लोसिव बैलिस्टिक न्यूक्लियर जो है लोड साथ में लेके जाएगा। और वो
इसकी क्षमता ये है, पाकिस्तान को तो छोड़ो, पाकिस्तान की तो डेप्थ 350-400 किलोमीटर ही है। इसकी जो है जो डेप्थ है, जो चाइना का जो नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन है उसके अंदर भी तक जो है इसकी है कहा सकते हैं। और उसके अंदर दूसरी साइड के अंदर आप देखेंगे तो यूरोप का आधा यूरोप के अंदर कवर करता है, और साथ ही साथ के अंदर है ज्यादातर हिस्सा उसके अंदर अफ्रीका का भी अंदर है। हालांकि ये सिर्फ क्षमता का इनिशियली हमने जो स्टार्ट किया था वो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए था, और पर जैसे ही जैसे हालात बढ़ते गए और जैसे जैसे कि हमने देखा कि ज्यादातर चाइना के अंदर से थ्रेट ज्यादा है, तो उसके लिए क्षमता चाहिए थी। हम पहले कह रहे थे मिनिमम डेटरेंस चाहिए। अगर चाइना उसको हमारे अगर 100 जगह पर करता है तो हम पर 6-7 जगह पर उनके जो लोग हैं जो टारगेट है उनके ऊपर काम कर दे। पर हम लेकिन अब तो हम उस कैपेसिटी को क्रॉस कर रहे हैं। अब तो हम सीधे तौर पर चाइना को एक चैलेंज करने के लिए तैयार हो चुके हैं। खन्ना साहब, मैं आपके पास आऊंगी। मैं मनोहर जी से सवाल करना चाहूंगी। मनोहर जी, ऐसे समय में जब चीन ये धमकी देता हो कि भारत बिगड़ैल बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है, जब पाकिस्तान ये कहता हो कि तमाम तरीके से पाकिस्तान से एटॉमिक वॉर की धमकी दी जाती हो, ऐसे समय में ये परीक्षण कितना बड़ा जवाब है इन दो मुल्कों के लिए? देखिए, जो मौजूदा दुनिया का जो दस्तूर है कि माइट इज राइट, यानी कि आप स्ट्रेटेजिकली जितना कॉम्पिटेंट होंगे, डेवलप होंगे, ताकतवर होंगे, तो आपकी इकोनॉमिक माइट भी उतनी ही ताकतवर होगी, आपकी डिप्लोमेटिक माइट भी उतनी ताकतवर होगी, और दुनिया में धमक जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आप ठीक है, आपने चाइना और पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, तो दुनिया में जितने एक रीजनल ब्लॉक हैं, उन रीजनल ब्लॉक में या जितने गुट हैं, उन गुटों में जो शक्ति संतुलन का जो कार्य होता है, कहीं न कहीं वो आर्म्स रेस को बढ़ावा देता है, कहीं न कहीं हमारे अपने इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। और DRDO जिसका पर्पस था, जो 1985 के करीब आसपास स्थापित किया गया राजीव गांधी ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, तो उसकी ये आलोचना होती थी कि अभी इंडिजिनस तरीके से हम उतने आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अभी भी हमें फॉरेन से लेना पड़ता है, या ज़्यादा से ज़्यादा असला जो है इंपोर्ट करना होता है। तो DRDO ने जिस कलाम ने जिसकी आधारशिला रखी, अग्नि के और भी अलग अलग चांदीपुर रेंज से जितने जो छोड़े गए हैं और सब सफल प्रक्षेपण हुए हैं, तो हमारे सामरिक मामले में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खुशी की बात है। और जो आपने चाइना का हवाला दिया, तो इस रेंज में चाइना ने तो डेवलप किया हुआ है, क्योंकि ये भारत 5 शायद अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना, लेकिन अब कम से कम चाइना को हम चैलेंज तो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन खबर एक यह भी थी कि पाकिस्तान भी शाहीन के जरिए इस पर काम कर रहा है। वो शायद 5000 किलोमीटर तक मार सकने वाले मिसाइल का प्रक्षेपण की तैयारी में है। लेकिन ये बात सही है कि ये जो हथियारों का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, या अपनी जो मिलिट्री जो ताकत बढ़ाई जाती है, उसका मकसद ये नहीं है कि हम हर समय युद्ध करें, हर समय हिंसा का सहारा लें। वो इसलिए होता है कि दुनिया को एक मैसेज देना कि भारत जो है मिलिट्री मामले में, स्ट्रेटेजिक मामले में इतना कॉम्पिटेंट है, इतना ताकतवर है, तो उसे हम किसी भी तरीके से बरगला नहीं सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और उस दिशा में एक जिम्मेदार देश है, लेकिन दुश्मन अगर चैलेंज करे तो उसको जवाब देने के लिए भी भारत तैयार है। ये एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की जाती रही है। दिवाकर जी, एक स्टेटमेंट अभी ट्रंप ने कुछ दिन पहले दिया था, अगर आपको याद हो, कि परमाणु शक्ति का विस्तार होना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र हित की बात है। ऐसे समय में ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है, तमाम हम दुनिया भर में देख रहे हैं, रूस भी है वो परमाणु शक्ति को लेकर थोड़ा सीरियस नजर आ रहा है, चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो डायलॉग्स हम देखते रहते हैं, आते रहते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से आज का परीक्षण किस मायने में और किस हद तक हमें लेकर जा रहा है और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये? देखिए लावनी, पहली बात तो होनी चाहिए कि ताकत, एक तो होता है कि ताकत है, और ताकत होने के बाद उसका प्रदर्शन भारत ने वो किया। इसकी पहली खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। अब हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की स्थिति में ही नहीं है, बल्कि उसका परीक्षण करके हमने दिखा दिया कि हम बना सकते हैं, उसको तैनात कर सकते हैं। देखिए, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो स्थिति बदल रही है, सामरिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो देशों के साथ संबंध बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। ट्रंप के आने के बाद निश्चित रूप से दुनिया की तस्वीर कुछ बदलाव होगा, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया बदल जाएगी। दूसरी बात,
भारत सुरक्षा परिषद में बराबर की लड़ाई लड़ना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में उन 5 देशों के कतार में अगर भारत इसके माध्यम से शामिल हो रहा है तो भारत मजबूत दावेदार के रूप में उभरेगा और एक राजनयिक रूप से हम ज्यादा दबाव बना सकते हैं। इससे जुड़ी एक अहम बात और है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र है। तो भारत के पास अगर आईसीबीएम टेक्नोलॉजी का अगर उसके पास प्रक्षेपण क्षमता है, उसके पास परमाणु हथियार हैं और उसके पास मिसाइल है, तो भारत अब ये बता सकता है कि उन देशों की तरह हम भी जिम्मेदार हैं और हर तरह से परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के नाते अगर हम शांति और सौहार्द कायम कर सकते हैं तो हम दूसरों से भी ये अपेक्षा हम अपेक्षा करते हैं। तो वास्तव में ये बताने के लिए देखिए, इस तरह के हथियार जो है वो लड़ने के काम में आते नहीं हैं। वास्तव में शक्ति संतुलन को कायम करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए जरूरी होते हैं, जो भारत ने आज कर दिया। इस मायने में इसका महत्व है। लेकिन मनोहर जी, मैं खन्ना साहब के पास जाऊं उससे पहले यहाँ पर मनोहर जी आपसे समझना चाहूंगी कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा देश एक जिम्मेदार देश है, परमाणु संपन्न शक्ति देश होने के साथ साथ जिम्मेदार देश है, लेकिन दुनिया के पटल पर आजकल ये भी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से हम परमाणु विस्तार जो हो रहा है दुनिया के तमाम देशों की तरफ से, उस विस्तार को रोका जाए। ऐसे में अगर ये कदम उठाया जाता है, भारत की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि भारत को इसका अगुवा माना जा रहा था कि भारत के वो शक्ति है, भारत इतना कैपेबल है कि वो उस विस्तार को रोकने के लिए लोगों का एक गुरु बन सकता है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से ये कदम उठाया जाता है तो किस तरह से लिया जाए, वो जो एक चर्चा चली आ रही है उसे? देखिए, जो दुनिया का दस्तूर है उसी हिसाब से भारत की सरकारें भी और भारत भी एक राष्ट्र राज्य के रूप में अपने काम को अंजाम दे रहा है। अब दुनिया में एक नैतिक क्रांति हो जाए, एक ऐसा शांति का माहौल दुनिया के तमाम मुल्कों में हो कि हथियारों की रेस ही न की जाए और न ही एक दूसरे को आंख दिखाई जाए, न एक दूसरे की टेरिटरी को कब्जा किया जाए, न ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, तो ये बात सही है, हथियारों की रेस नहीं लगती और ये सारे संसाधन जो है मानवता के तमाम और कल्याण के बिंदुओं पर लगते। लेकिन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे खर्च करना या डिप्लॉयमेंट करना सरकारों की सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। नहीं तो एक कोई भी मुल्क कमजोर हो सकता है, कभी भी किसी के हमले में आ सकता है। आप याद कीजिए 1998 में जब पोखरण 2 परमाणु विस्फोट किया गया, तो उसके बाद से ठीक है कि कुछ देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन यह भी उससे बड़ा सच ये है कि डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की ताकत अचानक बढ़ गई और पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के मुल्क उसे इम्पोर्टेंस देने लगे और साल 2 साल के अंदर ही सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। और 2000 में या 2001 में अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन का जो है, बिल क्लिंटन का दौरा होता है, जो काफ़ी लंबे अरसे के बाद हुआ था। तो एक डिप्लोमेसी में आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक पावर के जरिए, इकोनॉमिक पावर के जरिए ही आपकी प्रभुता बढ़ती है और यही वजह है कि आज भारत की प्रभुता काफ़ी आगे बढ़ी है। अभी सिंह साहब ने बड़ा अच्छा हवाला दिया कि भारत के लिए एक बड़ा टॉप एजेंडा है, मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा टॉप एजेंडा है कि सिक्योरिटी काउंसिल की कैसी सदस्यता हासिल की जाए। तो इसमें इसका तो रोल होगा ही, लेकिन यह भी सही है कि चाइना और चाइना के साथ जुड़े हुए और मुल्कों का कैसे सहयोग लिया जाए, कैसे उन्हें मनाया जाए, कैसे उन्हें राजी किया जाए, यह एक चुनौती अभी भी कायम है। मैं और बात जोड़ना चाहूंगा मंजूर साहब की बात में कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि चाइना को किस तरह मनाया जाए। वास्तव में शक्ति संतुलन और किसी को मनाने और मनुहार करने के लिए अब जरूरी है कि आप वास्तव में शक्ति को स्थापित करें। आप बताएं कि मेरे पास ये ताकत है, कम से कम चाइना के बारे में तो ये कहा ही जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि अभी ट्रंप ने जो बयान दिया है उसका परिप्रेक्ष्य हमें जरूर समझना होगा। ट्रंप ने ऐसे नहीं कहा, ट्रंप जान रहे हैं, ट्रंप के सामने सब कुछ क्लियर है कि चाइना अब अपनी ताकत दिखाने से बाज नहीं आएगा। भारत को बिगड़ैल बच्चा कहता है, वो कहता है कि हमारे मामलों में अगर अमेरिका को बोलने में 2 बार सोचना पड़ता है। वास्तव में चाइना अपनी आर्थिक और सामरिक और सैनिक ताकत को दिखा रहा है। ऐसे में ट्रंप का बयान इतना बहुत ही हल्का नहीं है कि उन्होंने एक हल्का बयान दिया है। वास्तव में अभी तक जो वैश्विक शक्ति संतुलन था वो अमेरिका के पक्ष में पूरी तरह से था, लेकिन अब वो डाइवर्ट होता है। एक बात मैं इस पे और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी अलेप्पो में रूस ने कार्रवाई की और रूस की ताकत पश्चिमी देशों में और सीरिया में और इराक में जिस तरह से बढ़ा है, अमेरिका देख रहा है कि कहीं ना कहीं एक शक्ति जो है वो और उभर रहा है। तो चाइना हुए, रूस हुए और अब भारत,
तो इसमें ट्रंप को ये बताना जरूरी है कि देखिए हमारी जो ताकत है, सैनिक ताकत, वो बहुत ज्यादा है और हम बहुत आगे हैं। बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सहगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और अग्नि 5 का हमने सफल परीक्षण किया है, किन मायनों में आप खास इसे मान रहे हैं और भारत अब कहां जाकर स्टैंड कर रहा है? देखिए, जहाँ तक पीके सहगल साहब, जहाँ तक भारत के सामरिक शक्ति का सवाल है, तो डेफिनेटली ये उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा देगा। रेंज है इसमें न्यूक्लियर वेपन कैरेज की क्षमता है, बहुत ही पिन पॉइंटेड टारगेट को हिट कर सकता है और रीच इसकी बहुत बड़ी है। लेकिन मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूँ। जहाँ तक भारत, पाकिस्तान और चाइना का सवाल है, 5 लेवल की शत्रुता है। और ये जो अग्नि जो मिसाइल हथियार होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तरीके से 5000 रेंज है, तो ये इसका इस्तेमाल या इसके जो खौफ है वो एक अलग बात है। और इसकी जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन्स की जो सबसे बड़ी एक मुफीद बात है वो ये है कि ये डिटरेंस क्रिएट करता है। लेकिन ये जो डिटरेंस है, ये डिटरेंस की जो फिलॉसफी बहुत दिनों से फौज वाले और सभी लोग करते रहे हैं, इसमें भी एक परिवर्तन आ गया है। अभी आपके यहाँ बॉर्डर पर फायरिंग होती है पाकिस्तान से, चाइना से बॉर्डर पर वो लोग आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद बॉर्डर के फायरिंग के बाद वो इन्फिल्ट्रेटर्स भेजते हैं। इन्फिल्ट्रेटर्स भेजने के बाद आपके यहाँ इंटरनल ट्रबल एथनिक बेसिस पर पाकिस्तान क्रिएट करता है। उसके बाद आपके यहाँ लिमिटेड स्ट्राइक्स होती हैं। लिमिटेड स्ट्राइक्स के बाद लो इंटेंसिटी वारफेयर है। लो इंटेंसिटी वारफेयर के बाद कन्वेंशनल वारफेयर आता है और फिर ये मिसाइल वारफेयर आता है। तो जब आप उस लेवल पर जाते हैं तब इनकी महत्ता बढ़ती है। और जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, जो मैंने आपको पहले 4 स्टेजेस बताए, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं रोक सकती हैं। तो ये जितनी चीजें हैं, ये तो आपकी एक स्पर्धा है एशिया में, साउथ एशिया में, कि पाकिस्तान अभी 110 बना चुका है, तो आप भी कहीं 112 बनाइए। आज के दौर में विधि मिश्रा जी जरूरत नहीं पड़ रही है, जब लगातार पाकिस्तान जैसा देश, हालांकि वो गीदड़ भपकी हम मानते हैं उसे, वो लगातार एटॉमिक बॉम्ब की धमकी देता है, चीन लगातार अगर उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता है, तो आपको नहीं लगता कि ये जरूरत थी? और ट्रम्प भी अगर ये बात कहते हैं कि हर देश को अपने राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत पड़े तो उसे बढ़ाना चाहिए। देखिए, ट्रम्प का एस्पेक्ट बिल्कुल अलग है। ट्रम्प ऐसे, अमेरिका आज विश्व में ऐसे तमाम देशों को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी कैनवस प्रोवाइड कर रहा है और एक शील्ड प्रोवाइड कर रहा है। उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ड्रेन है ये, और उनकी प्रेजेंस वर्ल्ड ओवर है। और जहां तक, जैसे अब जापान लीजिए, जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसको चीन से काफी खतरा है और उसकी जो सिक्योरिटी की गारंटी है वो अमेरिका देता है। बिल्कुल। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको, जहां तक आपके बॉर्डर का सवाल है, जहां तक चीन और पाकिस्तान का सवाल है, जो आपके दुश्मन हैं, जिनके साथ आपकी लड़ाइयां हो चुकी हैं, आपने इसमें पहल नहीं ली थी, यही देश पहल लिए थे। तो आपको हर क्षेत्र पर, जो मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए हैं, इन पर हर पर आपको तैयारी करनी। और सबसे बड़ा स्टेप ये है, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आपके यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी आपकी ठीक होनी चाहिए। आपके यहाँ जो सिंपथाइजर हैं, स्लीपर सेल्स हैं, जो पाकिस्तान को आए दिन मदद करते हैं, लगाकर सबसे पहले उनका खात्मा होना चाहिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा चल रही है और फोन लाइन पर मेरे साथ पीके सहगल साहब भी बने हुए हैं, मैं उनका कमेंट भी लूंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अग्नि 5 का सफल परीक्षण
परीक्षण हो चुका है और इसके बाद ही भारत की सैन्य क्षमता को लेकर तमाम तरीके से जो दुश्मनों में कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन भी अब क्लियर हो चुका है कि भारत की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है और किस तरीके से ये बढ़ती हुई क्षमता किन किन मायनों में खास है। आज हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त फोन लाइन पर जाने माने रक्षा विशेषज्ञ पी के सहगल साहब भी बने हुए हैं। सहगल साहब, सबसे पहले आपको फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी, जिस तरीके से अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ है, एक सपना साकार हुआ है और किन मायनों में ये खास है? ये जो हिंदुस्तान ने काबिलियत दर्शाई है, इससे चीन जो है बहुत बड़े पैमाने पर चिंतित है और पीड़ित है। ये जो मिसाइल है एक ऐसी मिसाइल है जो केवल पहले 5 देशों के पास थी, जिसमें अमेरिका थे, रशिया थे, चीन थे, फ्रांस और ब्रिटेन, और कहा जा रहा है कि शायद खुफिया तौर पर इजराइल के पास भी है। लेकिन जो मिसाइल हिंदुस्तान ने दर्शाई आज दुनिया के सामने, इसमें 4 मुख्य चेंजेस किए गए। इसका जो नेविगेशन सिस्टम है बहुत एक्यूरेट है, गाइडेंस बड़ा एक्यूरेट है, इसका वॉरहेड जो है उसमें भी तब्दीली की है और इसके इंजन में भी। इसकी जो मार्क की क्षमता है उसमें सारा चीन आ जाता है, सारा यूरोप आ जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर कई और देश आ जाते हैं। लेकिन चीन किस लिए डरा हुआ है? इसकी जो एक्यूरेसी है, जिसको हम सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ये 5800 किलोमीटर के फासले को पूरा करने के बाद प्लस माइनस 10 गज की एक्यूरेसी से हिट कर सकती है, जो दुनिया की तकरीबन कोई भी मिसाइल इस माफी की एक्यूरेट नहीं है। दूसरा, इस मिसाइल की जो री एंट्री स्पीड है, जिस स्पीड से मिसाइल जाके टारगेट को हिट करता है, वो 17,000 किलोमीटर प्रति मिनट है, 24 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जितने भी चाइना के पास नॉन एयर डिफेंस वेपन्स हैं या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के वेपन्स हैं, इतनी इस स्पीड को आसानी से ना तो डिटेक्ट कर सकते हैं ना इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो यानी दूसरे लफ्जों में जो हमारी मिसाइल है, अगर समझ लो हमने दागी है बीजिंग के ऊपर या शंघाई के ऊपर, तो इसको डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तीसरा जो बहुत बड़े पैमाने पे हमने चीज दर्शाने के जा रहे हैं, इसमें हम MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, यानी एक मिसाइल जो है उसमें हम 2 या 10 वॉरहेड लगा सकते हैं, जो अलग अलग टारगेट को एक ही मिसाइल के माध्यम से मार सकते हैं, और वो टारगेट एक दूसरे से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर हो सकता है। यानी उसी मिसाइल से हम चाइना के 10 शहरों को एक ही समय बर्बाद कर सकते हैं। तो यानी चाइना के लिए तो एक बड़ा, ये एक कहना चाहिए सीधे सीधे खतरे की घंटी है। अब शायद वो तमाम तरीके से गीदड़ भभकी और धमकियां देने से शायद बाज आ जाए, क्योंकि भारत अब सीधे तौर पर उसे ओपनली चैलेंज करने के लिए तैयार हो चुका है। सहगल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। मैं यहाँ पर बीडी मिश्रा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कुछ पल पहले उठी थी कि जब हम अपने अग्नि 5 की बात करते हैं तो हम ये भी देखें कि पाकिस्तान लगातार तमाम तरीके से कोशिश कर रहा है, और अभी मनोहर जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो उनकी मिसाइल शाहीन है वो लगभग कोशिश हो रही है अग्नि 5 के इक्विवेलेंट बनाने के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कर पाने में सफल हो पाएगा, क्योंकि चाइना से उसे कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिल रहा है? पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ये इनके डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके कंट्री के इंटरनल वेलफेयर प्रोग्राम, ये सबके बियॉन्ड है। उनकी प्रायोरिटी तो ये है कि किसी न किसी तरीके से वो इंडिया से न्यूक्लियर वेपन में और जो ग्राउंड वेपन्स है सब में आगे रहें। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि उनका पूरा कंसंट्रेशन इसी पर है और चाइना इस मामले में काफ़ी एडवांस स्टेज में है और चाइना के सपोर्ट से वो बना पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे इन्वेंशंस हैं, जो हमारे एक्विजिशंस हैं, जो हमारे प्रोडक्शंस हैं इन मिसाइल्स के, इन वॉरहेड्स के, ये सर्टेनली हमको लीवे देता है, हमको एक इंडिपेंडेंस देता है कि हम कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये बात दुश्मन को भी समझ में आना चाहिए कि हमको किसी भी हद तक नहीं पुश कर सकता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वेपन सिस्टम के, वो तो अखबार में भी आप पढ़ लें, लेकिन जो सोचने की बात है, ये जितने भी टेक्निकल डिटेल्स हैं ये तो सब मालूम है, सब अनाउंस्ड हैं। लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि ये हमारी अचीवमेंट है, डेफिनेटली ये हमको आगे ले जाता है, डेफिनेटली ये इंटरनेशनल एरिया में हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट है, डेफिनेटली हमारे जो बड़े होस्टाइल नेबर्स हैं इनके साथ एक हमारी अच्छी स्टैंडिंग बनाता है। लेकिन इसी के
के साथ साथ हमको एक वाइडर बिगर पिक्चर का मोज़ेक लेना है, और बिगर पिक्चर के मोज़ेक में सिर्फ हम इसी बात पर कंसंट्रेट करके मोज़ेक के बाकी चिप्स को हम नहीं निगलेक्ट कर सकते। बिल्कुल। मेरा ये कहना है। ठीक है, लेकिन मनोहर जी, हम जैसे बीडी मिश्रा जी कह रहे हैं मोज़ेक के दूसरी चीजों को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस बड़ी सफलता का एक पहलू अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। आप लगातार देखिए, हम अभी तक सिर्फ इंपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से भारत के राजस्व को भी बढ़ावा देता हुआ ये कदम कहा जा रहा है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हम एक बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर भी उभर कर सामने आएंगे? देखिए, आज ही अरुण जेटली जी का बयान आया है कि हम अपने रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स भी कम करना चाहते हैं और रेवेन्यू बेस बढ़ाना चाहते हैं, और वो रेवेन्यू बढ़ा करके हम पॉवर्टी और रूरल एरिया को ट्रांसफर करना तो चाहते ही हैं, स्ट्रेटेजिक मैटर पे डिफेंस को हम और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जो पैसे जो एलोकेट होते हैं वो भी ढंग से खर्च नहीं हो पाते, और हमें इसके क्वांटम को, इसके बजट को क्वांटम को और बढ़ाना होगा। दूसरा पहलू ये है, चूंकि आपने इसके इकोनॉमिक्स की बात की है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया, उसका एक बहुत बड़ा मकसद था कि देश के 25 सेक्टर में, जिसमें डिफेंस एक बहुत बड़ा एरिया था, डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर था, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए और देश में ही इंडिजिनस आर्सेनल्स को, इंडिजिनस जो है वार इक्विपमेंट्स को बनाया जाए। तो तब से लेकर के 25 सितंबर 2014 से लेकर के आपने ये भी देखा कि एफडीआई की जो लिमिट है उसे भी बढ़ाकर 49% कर दिया गया, कि डिफेंस के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर आए, निवेश हो। और रूस की तरफ से इस मामले में ज़्यादा निवेश कुछ हुए हैं, कुछ प्रपोजल आए हैं, और केवल शायद $1 लाख या $1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल केवल रसा से आया है। तो ये, लेकिन तुरंत इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। पॉलिसी बिल्कुल सटीक एक तरह से बनाई गई है डिफेंस के मामले में, न केवल आत्मनिर्भर होना, न केवल आयात को कम करना, बल्कि हम अपने यहाँ से एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएं। क्योंकि आज की तारीख में ये तो हमें मानना पड़ेगा कि दुनिया में हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट बिल जो है डिफेंस इक्विपमेंट के मैटर पे, उसमें वो भारत का ही नाम आता है। तो लेकिन एक पहलू मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, हालांकि मैं स्ट्रेटेजिक मैटर का विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं हूँ। चाइना, इंडिया या अमेरिका या रूस या ब्रिटेन या फ्रांस, ये दुनिया के बड़े ताकतवर देशों में शुमार हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो मूलतः भारत का ही एक हिस्सा था और भारत से टू नेशन थ्योरी के आधार पर अलग मुल्क बना, लेकिन उसकी रेस जो है भारत के तमाम क्षेत्रों में वो कहीं नहीं आगे बैठता है। उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, उसका ग्रोथ रेट हो, उसका पर कैपिटा इनकम हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस हो, वो भारत के सामने बिल्कुल ही एक तरह से वो नजर आता है, मुफल्लिस नजर आता है। लेकिन आर्म्स रेस में उसका भारत के बराबर होना और भारत को बार बार पाकिस्तान का जिक्र करना, ये मुझे बड़ा हैरतनाक लगता है कि हम दिवाकर जी से मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। आर्म्स के मामले में रेस कर रहे हैं जो हमसे हर तरह से इतना पीछे है। दिवाकर जी, ये इसी बात को हम आगे बढ़ा देते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो पाकिस्तान है उसका कुछ भी अपना नहीं है, खास करके मिसाइल टेक्नोलॉजी में। उत्तर कोरिया और चाइना, और वास्तव में ये दोनों देश कम से कम चाइना की, अगर उत्तर कोरिया से भी उसे बिल्कुल उत्तर कोरिया ने ही उसके परमाणु ताकत की शुरुआत जो है, उत्तर कोरिया का सबसे ज्यादा सहयोग रहा। और चाइना उसको, आप देख लीजिएगा कि शाहीन का टेस्ट बहुत जल्दी होगा, और चाइना, पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को डिजाइन दिया, और वो भी चोरी दिया था, चोरी करके। जी। तो ये जो आपस में इनका सब कुछ चलता है, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, और पाकिस्तान उसको डेवलप करेगा, और वो चाइना के सहयोग से करेगा। और चाइना जो है वो हमारा विरोधी है, कम से कम इस मामले में। देखिए, कौशल दिखाना, ताकत दिखाना, ये दोनों काम चाइना कर रहा है, क्योंकि वो सुपर पावर बनना चाहता है। वास्तव में भारत के साथ उसके सहमति भी है, क्योंकि वो हमारा व्यापारिक साझेदार भी है, हमें यह भी देखना चाहिए। वास्तव में इस सिनेरियो में भारत को अपनी ताकत और अपने बूते पर दिखाना, ये उसकी जरूरत थी। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इसीलिए ये अचीवमेंट हमको, इसका हमें स्वागत है। लावनी जी, एक लाइन थोड़ा मैं कहना चाह रहा हूँ। सी पैक पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चीन के तरफ से भी और पाकिस्तान के मिलिट्री आकाओं के तरफ से भी जिस तरीके से भारत को
ऑफर दिया गया है कि आप उसमें भाग लें, जिससे कि हम उसे सिक्योर्ड रख सकें। आपके मिलिट्री के और स्ट्रेटेजिक मैटर के बहुत सारे पैनल हैं, आप थोड़ा सा इसका अंश इसमें जरूर लीजिए, क्योंकि हम भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। बीके खन्ना साहब, सीधे तौर पर अब जिस सुपर एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने की बात कही जा रही है, भारत अब उस क्लब में शामिल हो चुका है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, बहुत सारे अभी विशेषज्ञ कह रहे हैं होना अभी बाकी है, लेकिन कई विशेषज्ञ कह रहे हैं अग्नि 5 का परीक्षण ये साबित करता है कि उस सुपर एक्सक्लूसिव क्लब में हम शामिल हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ चुनौती ज्यादा बढ़ने वाली है, तो वो कौन सी चुनौतियों की ओर इशारा किया जा रहा है, और कौन सी, जब अगर चुनौतियां हैं तो किस तरीके से उसे लिया जाना चाहिए? खन्ना साहब से, बीके खन्ना साहब से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में परमाणु शक्ति का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ ये डेटरेंस का ही रहा है, चाहे वो कोल्ड वॉर सिस्टम के वॉर में टाइम में था या उसके बाद के अंदर ही है। ये जो 5 देश अभी तक जिन्होंने ये ICBM बनाया है, जैसे कि बताया है, उसके अंदर 4 हैं देश, इंक्लूडिंग फ्रांस ऑल्सो उसके अंदर। पर ये मैं चीज बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ अगर इंडिया को अपने रीजनल पावर बनना है और बाद के अंदर सुपर पावर बनना है, तो उसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक तो अपनी जो है मिलिट्री जो है शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी जो है इकोनॉमिक होने चाहिए, और ये हमको अपने आप को दिखाना है। पाकिस्तान तो और चाइना के साथ में तो ये ठीक है करने के लिए, पर अल्टीमेटली वी हैव टू टेल टू एवरी द कंप्लीट द वर्ल्ड दैट यस वी हैव कम हियर, वी आर द रीजनल पावर, एंड दैट इज कहां से देखते पैरामीटर क्या है कि इनके पास में मिलिट्री पावर बहुत है, इनके पास में मिसाइल बहुत है। कभी भी देखिएगा ये वाला जो कहते हैं कितने उनके पास में टैंक्स हैं, कितने पास में इनके एयरक्राफ्ट वगैरह हैं। और दूसरा एक और चीज मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये जो आजकल पहले जमाने में होता था कि ठीक है पहले आपके पास में ये एयरक्राफ्ट वगैरह है तो आप के लिए, पर अभी ये जब से मिसाइल्स जब आए हैं तो मिसाइल्स की पावर ज्यादा हो गई, क्योंकि ये अनमैन्ड है और ये ज्यादातर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा बात और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये ठीक है इसके अंदर न्यूक्लियर पावर है कि न्यूक्लियर जो है HE इसके अंदर डाल सकते हैं, पर ये बगैर उसके भी जा सकता है, बगैर उसके भी इसके अंदर शक्ति है कि बगैर न्यूक्लियर के जाने के लिए। तो ये केवल परमाणु शक्ति के साथ में नहीं, वैसे भी जो है इंडिया की शक्ति इसके साथ में बढ़ जाती है। अभी आपने जो सवाल किया है कि किस तरीके से हमारे पास में चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस यही हैं कि ये हम 2 लोगों को बताने के लिए कि कल को अभी जो है चाहे NSG के अंदर जाने के लिए है या सुपर पावर के अंदर हमारा वहां पर बनने के लिए कि यस वी आर दैट इज ए चैलेंज फॉर अस, दैट प्लीज रिकॉग्नाइज अस दैट वी हैव कम हियर एंड यू हैव रिकॉग्नाइज अस एंड देन गिव अस दैट ओनली। थर्ड सेकेंडली ये कि जितने भी ये जो अपना है, चाहे वो पाकिस्तान है या चाहे नॉर्थ कोरिया है, लोगों को तो पता है बर्ड वगैरह को, उनको ज्यादा एक्सपोज करने के लिए कि ये ज्यादा इधर बख्शी ज्यादा देते हैं, इनके पास में अपने कोटे रहते हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी जो अभी है ये इंडिजिनस है। ये आपको अगर याद होगा कि 1987 के अंदर जो रोक लगाई थी, जिसके अंदर अमेरिका जो है वेस्ट कंट्रीज, जापान भी उसके अंदर शामिल था, और सभी ने जो है बोला था कि कोई भी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के है उसको इंडिया को नहीं देनी है कोई भी, और वो काफी देर तक रही। और उस टाइम के अंदर ही जो है हमारे DRDO के है जितनी भी हमारी लेबोरेटरीज है सभी ने मिलकर बोला कि ये हमारे लिए ये चैलेंज है कि हमें अपने इंडिजिनसली जो है उसको तैयार कीजिए। बिल्कुल, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हाँ। वो हमारी इंडिजिनस है, और ये बहुत वॉर के अंदर ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्योंकि हम अपने पास में जो भी करना चाहिए हमारे पास में है ये टेक्नोलॉजी, यानी अब डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, हम इंडिपेंडेंट हो गए। पीके सहगल साहब भी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। पीके सहगल साहब, खास तौर से हम यहाँ पर जिस तरीके से अग्नि 5 को लेकर बातें कर रहे हैं, अब इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी उभर कर आता है कि हम दुनिया के तमाम देश जो इस क्लब में शामिल हो रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो रहे हैं, हम भारत भी अब उस कतार में आकर खड़ा हो रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान जो लगातार चैलेंज करता रहता है, क्या पाकिस्तान भारत की सफलता के बाद शांत हो जाएगा, या जिस तरीके से अभी शाहीन का जिक्र बार बार हो रहा है, शाहीन जैसी मिसाइलों को अगर वो डेवलप कर लेता है और उसकी तरफ से सफल परीक्षण हो जाता है, तो हमें आने वाले वक्त में अग्नि 5 से भी बेहतर कुछ करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न किसी हालत में शांत नहीं होगा। ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है।
दुनिया में सबसे अहम जो एरिया समय बन रहा है वो एशिया पैसिफिक रीजन है और इंडो पैसिफिक रीजन है। इस एरिया में हिंदुस्तान अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहता है। वो चाइना आपको ये स्ट्रेटेजिक स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। इस क्षमता को जो आपने दिखाया दर्शाया है, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेटेजिक स्पेस आपको मिल रही है, जिसको चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपको देने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान जहां तक है उसके लिए अग्नि 1 और अग्नि 2 और अग्नि 3 बहुत काफी है, उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। ये वेपन अग्नि 4 और अग्नि 5 जो है वो हर प्रकार से चाइना को डुबो सकते हैं, और इसलिए चाइना जो हमारे खिलाफ करना चाहता है तो किसी भी हालत में कर नहीं सकता। चाइना की कैपेबिलिटी में बहुत बड़े पैमाने पर हमने चोट पहुंचाई है जो पहले नहीं पहुंचा पा रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ साफ तौर पे, ये जो कैपेबिलिटी हमने आज दर्शाई है, हम 2 साल 3 साल 4 साल पहले भी दर्शा सकते थे। इसको हमने जानबूझ के नहीं दर्शाया था फॉर 2 रीजन। एक जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम थी, हम चाहते थे कि हम उसका मेंबर बन जाएं, उसके बाद ये दर्शाएं। और दूसरा हम चाहते थे कि NSG का न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप हमको मिले, और हमको लगता था कि अगर हमने इसको डिस्प्ले की कैपेबिलिटी तो शायद हमको उसकी मेंबरशिप दोनों की नहीं मिले। अभी साफ तौर पे हमको नजर आ गया है कि MTCR की तो मेंबरशिप हमको मिल चुकी है, लेकिन NSG की अभी नहीं है। NSG में चाइना कहता है कि हम आपको किसी भी हालत में नहीं जोड़ने देंगे जब तक पाकिस्तान शामिल ना हो। दूसरा, आने वाले समय में अग्नि 6 भी ऑलमोस्ट रेडी है, जिसको हमने डेमोन्स्ट्रेट जानबूझ के नहीं किया। अग्नि 6 को जब हम फायर करेंगे, ये अमेरिका के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को दोनों को हिट कर सकता है। इसकी रेंज 10 से 11,000 किलोमीटर होगी। चाइना के पास जो अभी डेंगफोंग मिसाइल है, लॉन्गेस्ट मिसाइल है, वो लगभग 13,000 किलोमीटर की रेंज है। चाइना हिंदुस्तान के हर हिस्से को हिट कर सकता था, इंक्लूडिंग आवर आइलैंड टेरिटरीज। हम उसके खिलाफ इस माफिक की कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन अब तो कर सकते हैं। अब तो हम अभी इसके द्वारा हम चाइना के हर जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, क्रिटिकली इम्पोर्टेंट एरिया है, हर एक को हम ध्वस्त कर सकते हैं एट द प्लेस एंड द टाइमिंग ऑफ आवर ओन चूजिंग। जी 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 सहगल साहब, आप मेरे साथ बने रहे। बीडी मिश्रा जी, सहगल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू उठाया कि अभी तक NSG को लेकर जो क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, क्या अग्नि 5 का परीक्षण के बाद क्या चीन के दिल में एक डर बैठेगा और NSG को लेकर जो एक क्वेश्चन वो खड़ा करता रहा है, अब वो क्वेश्चन मार्क हटाने की हम सीधे तौर पर उस क्वेश्चन मार्क को खुद ब खुद हटाने की के लिए सक्षम हो चुके हैं? देखिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल थ्रेट परसेप्शन आज इतना रिफाइंड और फोकस्ड हो गया है कि आप कोई एक वेपन बना लेंगे तो दूसरा डर जाएगा पड़ोसी, ये बात नहीं है। लेकिन उसकी जो खसूसियत है वो ये है कि पड़ोसी ये समझेगा कि आप कमजोर नहीं हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और पड़ोसी ये भी समझेगा कि आपकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं हो सकती है। पड़ोसी ये भी समझेगा कि आपको इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर, चाहे एयर हो चाहे सी हो, इस पर आपको कहीं वो संकुचित नहीं कर सकता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। और एक बात और भी है, ये जो आर्म्स रेस है ये कहीं रुकने वाली नहीं है, और ये आर्म्स रेस चलती रहेगी, क्योंकि अभी अमेरिका भी ये सोच रहा है कि हमारे पास कैसे बेटर से बेटर मिसाइल सिस्टम हो, बेटर से, जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है जिनके पास बड़ी आर्सेनल्स हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, रेस चलती रहेगी। क्योंकि डिटरेंस का जो एक थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड उस पर कैप नहीं है, और इस थ्रेशोल्ड पर कोई कैप रखेगा भी नहीं, क्योंकि यह समझता है कि हमारा एक स्टेप हायर हो। लेकिन जो ये लोग समझते हैं कि भाई पाकिस्तान हमसे इतना पिछड़ा हुआ है और हम फिर भी उसके बारे में बात करते हैं, तो जहां तक सिक्योरिटी सिनारियो का सवाल है वो इसके तमाम गैमेट्स हैं, हम बता भी चुके हैं। और आप ये भी समझ लें कि तमाम ऐसे भी प्लेयर्स हैं आज के दिन में सिक्योरिटी सिनारियो पर जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड उनसे दहशत में है, जैसे ISIS से पूरा विश्व आज IS क्यों बोल रहा है? इसलिए हमको भी पाकिस्तान के थ्रेट को मद्देनजर रख के हमको काउंटर करना पड़ेगा, चाहे उनके यहाँ लोग भूखे मरे। IS का तो तस्करी करके, पेट्रोल बेच के, तमाम करके पैसा जुटाते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड के लिए एक बड़े थ्रेट हैं।
और इसीलिए काफ़ी हद तक मोदी जी के, मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने तमाम देशों का दौरा किया और हर जगह यही बोले कि जो टेररिज्म है ये वर्स्ट एनिमी है वर्ल्ड का, उस हिसाब से आगे बढ़े। बिल्कुल। तो मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो हमारा कंसर्न है, हमारा कंसर्न डेफिनेट, नोन, परसीव्ड एंड एक्सेप्टेड एनिमीज का जो हमारे ऊपर थ्रेट है उसको हम काउंटर करें और उनके लिए हम इतना एक डेटरेंस तैयार करें जिससे हमको वो लाइटली न ले। बिल्कुल। और ये हमारी मिसाइल्स हैं, दे गो ए लॉन्ग वे। और दूसरी बात ये है कि ये इंडिजिनस है, ये इंडिजिनस है, इसलिए ये हमारे लिए मुफीद है। तो जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सभी, उस पर कोई ये नहीं है कि वार होगी सप्लाई बंद हो जाएगा तब क्या होगा, वो इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अलग है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियर वारहेड अगर कहीं पर फायर हुए, काउंटर हुए या सेकंड कैपेबिलिटी है तो उसमें यह नहीं है कि हमने चाइना से लिया था उस सप्लाई आएगी। वही बात हो गई कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मैं दिवाकर जी अब आपसे और मनोहर जी दोनों से एक सवाल पे कमेंट चाहूंगी। मैं दिवाकर जी आपसे पहले लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कुछ मसला होता है तो उस पर राजनीति भी होती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी राजनीति होने लगती है। तो जब अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ, तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं आई, उसमें एक दो प्रतिक्रिया ऐसी भी है जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि दरअसल 2014 में जब सरकार आ रही थी तो उसके एजेंडे में शामिल था कि वो अपने परमाणु नीति को लेकर मंथन करेगी, और जो परमाणु क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, जो सैन्य क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, दरअसल वो एक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। तो इस तरीके की बातें क्या जायज होती हैं जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हो? देखिए, ये जायज और नाजायज दोनों का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम हो चाहे परमाणु प्रक्षेपास्त्र प्रोग्राम हो, ये दोनों प्रोग्राम किसी एक सरकार का नहीं है, सबने मिलकर के इसको डेवलप किया है, सभी सरकारों के हाथों में ये बढ़े हैं। इसलिए सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत को दिखाने और करने के लिए सभी सरकारें बाध्य हैं। अगर इस पे राजनीति होती है तो उसको तूल भी नहीं दिया जाना चाहिए और न उसका कोई महत्व होगा, क्योंकि इस सरकार में अगर इसको फायर किया गया है, इसका टेस्ट किया गया है, उसकी तैयारी पहले की भी सरकारों में हुआ है, निश्चित रूप से इस सरकार में हुआ है, तो हमें इनको देना चाहिए इसका वो पूरा का पूरा। और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे जो भी दुश्मन देश हैं, उनको हमारी ताकत का एहसास हो, क्योंकि न्यू जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हमको ताकत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना है। इसलिए यही हमारी सफलता है कि हम दिखा सकते हैं कि हम इस क्लब में शामिल हैं और हम हर उस संस्था के सदस्य बनने की औकात रखते हैं जिस पर चाइना या उसके कुछ सहयोगी देश बराबर रोक लगा रहे हैं। मनोहर जी, हमें याद है कि जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा में सीधे तौर पर एक स्टेटमेंट दिया था कि शांत रहने को हमारी कमजोरी नहीं समझे, और पहले अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे अगर हमें वॉर की जरूरत पड़ती है। बयानों से केवल हेडलाइन बन सकता है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मेरी क्वेरी, हालांकि मैं सामरिक मामलों का कोई वो नहीं हूँ, विशेषज्ञ नहीं हूँ, कि कन्वेंशनल वॉर अगर होते हैं तो सैनिकों के जान और माल की रक्षा कैसे हो? मतलब मेरी एक ख्वाहिश है कि सैनिकों की कैजुअलिटी भगवान के लिए ना हो, और हम टेक्नोलॉजी के जरिए, चाहे वो कैमरा हो या स्कैनिंग हो या रडार के जरिए हो, या ऐसे उनको इक्विपमेंट दिए जाएं जो उनको पहले सुरक्षित करे और दुश्मनों पर भी हम काबू पा सकें। इस दिशा में इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी और इतने एडवांसमेंट के बाद भी अभी तक हमें लगता है दुनिया में काम नहीं हो पाया है, और भारत को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की जो माइट है, भारत की जो सामरिक जो ताकत है, वो हमेशा नैतिकता के दायरे में रही है, कभी वो उच्छृंखल नहीं हुई है। तो ऐसे में उन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ज़्यादा जरूरी है कन्वेंशनल वार के तहत, कि हमारे सैनिकों को और नौनिहालों को जान न देना। बीडी मिश्रा जी, इस पे आपके कमेंट के साथ खत्म करूंगी। बीडी मिश्रा जी, देखिए, वार के माने ही होते हैं लड़ाई, और लड़ाई के माने होते हैं आघात करना, और आघात दोनों तरफ से होता है। आज तक कोई ऐसी वार नहीं हुई है जिसमें दोनों पक्ष में आघात न हुआ हो, लेकिन दो ऐसी वार हुई हैं जिसमें दोनों तरफ, जिसमें एक तरफ काफी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। वो इराक की वार थी जब अमेरिका ने अटैक किया, और वो
जब सद्दाम जिंदा था तो उसने एक डिवीजन भेजा हुआ था और वहां पर जो उन्होंने किया था उनको भी मैनूवर से किया गया, लेकिन वहां पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ वार बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ वार बिल्कुल अलग है। हमारा जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तभी से क्लोज क्वार्टर बैटल शुरू हो जाती है, और क्लोज क्वार्टर बैटल में हर जितना भी आर्मी कमांडर हैं वो ये कहते हैं कि किल द एनिमी मैक्सिमम विद लीस्ट कॉस्ट। ये सब कमांडर का एम होता है। कोई ऐसा कमांडर नहीं होता है कि हमको फिक्र नहीं हमारी कितनी कैजुअलिटी हो और हम उसको लड़ेंगे। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यानी कुल मिला के फिर भी, क्योंकि वक्त कम है बीरी साहब, बहुत अच्छी बात आप बता रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि एक उम्मीद होती है कि हम अपने कम से कम हमारे जीरो जो कैजुअलिटीज की हम बात करते हैं, जीरो कैजुअलिटी तक हम पहुंचे। बिल्कुल, और ऐसे में हम उस और भी अपने तकनीकी ऑप्शंस को हम खुला रखें। हम इस पर भी एक सोच रखता है भारत का हर बाशिंदा, और साथ ही साथ जो हमारी सैन्य क्षमता लगातार बढ़ रही है, इतना तो जरूर है कि हमारे दुश्मन देश अब हमें ओपनली चैलेंज करने से पहले 2 बार नहीं 4 बार सोचेंगे, क्योंकि भारत धीरे धीरे विश्व स्तर पर शक्ति संपन्न राष्ट्र बनता जा रहा है। भारत को अब किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया के दूसरे देशों को भारत की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारे साथ हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल 7 PM न्यूज लाइव को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।